चीन की बात करेंगे। एक्सपेंशनिस्ट, उसकी जो प्रोपेगेंडा है, विस्तारवादी सोच जो रखता है, वो चीन आजकल भारत से रुख थोड़ा नर्म करने का प्रयास तो है, लेकिन आदत से मजबूर चीन ने पिछले 8 साल में भूटान का हिस्सा माने जाने वाले क्षेत्र में कम से कम 22 गांवों और बस्तियां बसाने का काम किया है। एक मीडिया रिपोर्ट ने बुधवार को सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह जानकारी दी है कि इनमें से 8 गांव 2020 से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार के पास बनाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 8 गांव भूटान के पश्चिमी सेक्टर में डोकलाम के करीबी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के करीब या तो चीन की ओर से दावा की गई घाटी के अंदर या ऊपर की पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये कब्जा है चीन का, ये कंस्ट्रक्शन है चीन की। इनमें से कई गांव चीन की सैन्य चौकियों या ठिकानों के बेहद करीब स्थित हैं। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है इनका। डोकलाम के पास चीन का निर्माण भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करता है, क्योंकि यह क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जिसे चिकन नेक का नाम देते हैं लोग। हम तो कहते हैं कि भाई लायंस नेक है, कोई चिकन नेक नहीं है। चिकन नेक जमीन का एक संकरा हिस्सा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है, क्योंकि चीन भूटान की सीमाओं के पास ये जो है आप बताएं अपने अतिक्रमण का विस्तार कर रहा है, ताकि जमीन के इस संकरे हिस्से पर अपना प्रभाव जो है वो जमा सके। इसकी कमजोरी भारत के पूर्वी क्षेत्र में चीन की मजबूती है। अब डोकलाम के आसपास 2017 की घटनाओं के बाद इस कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन गई। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच करीब 73 दिनों तक सैन्य तनाव बरकरार रहा। 73 दिनों तक। उस दौरान भारत ने चीन को इस क्षेत्र में सड़क निर्माण से रोका था। इस सड़क के जरिए चीन को पठार के दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच मिल सकती थी। लंबे तनाव के बाद दोनों देशों की सेना विवाद वाले स्थान से पीछे हटने को तैयार हो गई, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने डोकलाम के आसपास भूटान वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य तेज कर दिए हैं। हालांकि भूटान ने अपनी सीमा क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से इनकार किया है, लेकिन डोकलाम के करीब चीन का यह अतिक्रमण भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इन 22 गांवों में से पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं की ओर से जो है उनको पहचाना गया है, और सबसे बड़ा गांव जीवू है, जिसका निर्माण पारंपरिक तौर पर भूटान के पस्तूर लैंड, जिसे शोथांग-घाखा के नाम से जाना जाता है, पर किया गया है। ये क्षेत्र भी भूटान के वेस्टर्न सेक्टर का हिस्सा है। 2016 से चीन ने पारंपरिक तौर पर भूटान का हिस्सा माने जाने वाली जमीन पर गांव बसाना शुरू किया था। अब तक वो यहां पर 22 गांव और बस्तियां बसा चुका है, जिसमें 2284 रिहायशी घर बनाए गए हैं, जहां करीब 7000 लोगों को भूटान के इस निर्जन इलाके में रीलोकेट किया गया था। तो ये भूटान सीमा के जो है पास बिल्कुल अतिक्रमण किया है, और सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, यानी चिकन नेक जिसको ये कहते हैं, उसके पास ये बेहद करीब होने की वजह से ये एक रिस्क बढ़ा देता है इसका पूरा। तो आप वो खूबसूरत तस्वीरें भी देख रहे थे, लेकिन इस खूबसूरत इलाके पर चीन अपना जो है कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। अब चलिए, बात हमने चीन की करी, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाएगा। बात पाकिस्तान की करते हैं। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने वजूद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार नए नए तरीके अपना रही है। अब पाक सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने वाले लोगों के बैंक खाते खोलने और 800 सीसी से अधिक की कार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार के उपायों के तहत कर कानून यानी टैक्स कानून संशोधन अमेंडमेंट विधेयक 2024 पेश किया। संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने वालों को एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने और बैंक खाता खोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे लोग एक निश्चित सीमा से अधिक लेन देन बैंक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि संघीय राजस्व बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले व्यवसायियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और उनकी संपत्ति उनके ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने के लिए संबंधित निकाय में रजिस्ट्रेशन ना करने पर एफबीआर बैंक खाते फ्रीज करने और संपत्ति हस्तांतरण पर रोक लगाने में भी सक्षम होगा।
लेकिन रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद उनके खाते फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि यह प्रतिबंध संघीय सरकार की मजबूरी जो है, उनकी मंजूरी जो है उसके बाद लागू होगा। मंजूरी भी है, मजबूरी भी है। बता दें कि यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब सरकार इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए सौदे के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 12.913 ट्रिलियन रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष में एकत्र किए गए कर से 40% अधिक है। साल की पहली तिमाही यानी जुलाई सितंबर में FBR 96 बिलियन रुपए से कम रहा, क्योंकि इसने 2652 बिलियन रुपए के मुकाबले 2556 बिलियन रुपए ही जमा किए थे। पाकिस्तान में लोग नहीं खरीद पाएंगे कार, क्योंकि अब अगर वो टैक्स चोरी करेंगे तो उनको अब दिक्कत होने वाली है। और ये संसद में विधेयक जो पास किया गया है, अब इसको अगर जो एक्शन में आता है तो दिक्कत वहाँ पर होने वाली है। भरा पड़ा है पाकिस्तान टैक्स चोरों से और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। और IMF को दिए टारगेट को ये पूरा करने का दबाव है कि भाई सभी से टैक्स वसूलना है। वर्ल्ड वॉर में अब चारों ओर से राजनीतिक उठापटक से जूझ रहे कनाडा और जस्टिन ट्रूडो के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध के बाद कनाडा के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। वहीं अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो पर लगातार हमला बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने चुनावी अभियान के दौरान जहां कनाडा पर टैक्स बढ़ाने की बात कही थी, वहीं अब वे जस्टिन ट्रूडो को कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 91वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कनाडा के बहुत से नागरिक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि कनाडा में इसी सप्ताह एक लेजर जनमत सर्वे हुआ था, जिसके नतीजे के मुताबिक 13% कनाडाई नागरिक अपने पड़ोसी देश अमेरिका के साथ जुड़ने की सोच का समर्थन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसी सर्वे के आधार पर कनाडा को 91वां राज्य बनाने के संबंध में पोस्ट किया था। जो आप 50 तारे देखते हैं ना, अब अमेरिका के झंडे में वो 50 स्टेट्स का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो 51 स्टेट बन पाएगा क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कर भरे अंदाज में लिखा कि कनाडा राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए ये प्रस्ताव काफी अच्छा हो सकता है। ट्रंप ने आगे लिखा कि अगर कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनता है तो टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर उसकी बहुत बड़ी जो है वो बचत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहकर बुला चुका है। अब बता दें कि अमेरिका के 50 राज्यों के नेताओं के लिए इसी टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है, सब गवर्नर हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को ये बात कही है। हाल ही में फ्लोरिडा में ट्रूडो के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस बात को कहा था। हालांकि तब इस बात को एक मजाक के तौर पर उड़ा दिया गया था। हालांकि ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर कनाडा की राजधानी ओटावा में नाराजगी है। ओटावा में लोगों ने इसे एक भद्दा और अपमानजनक मजाक बताया है। अपमानजनक मजाक तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं देख रहे, उनकी हरकतों को भी नहीं देख रहे और ये नहीं सोच रहे कि कैसे वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, आतंकी जो हैं वहाँ पनप रहे हैं और आपको अमेरिका की बात मजाक लगती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पे ऐसा तंज कसा है और पोस्ट में ट्रूडो को परेशान करते हुए कह दिए कि आप 51st हमारा जो है वो आप राज्य बन सकते हैं। तो आपको गवर्नर बोल के वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है संबोधित किया गया। ये बिल्कुल उनके लिए निराशाजनक तो होगा, लेकिन ये हास्य का विषय भी बन चुका है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप देते आए वो इस बात के लिए जाने जाते हैं। तो 51st क्या बन पाएगा कनाडा, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। लेकिन ये पोस्ट अब वायरल हो चुकी है। तो ये खबर थी आपकी ट्रंप को लेकर और साथ ही साथ कनाडा को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर में युद्ध की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल पहले फरवरी में शुरू हुई जंग अब तक जारी है। ये लड़ाई बीच बीच में धीमी पड़ जाती है, लेकिन हाल में रूस के अटैक में काफ़ी तेजी आई है। उसकी सेना के निशाने पर पोक्रोव्स्क शहर जो है वो आ गया है। इस शहर समेत एक पूरा क्षेत्र लंबे समय से रूसी सेना की प्राथमिकता रहा, जिससे यूक्रेन पर उनकी पकड़ मजबूत हो सके। अब पोक्रोव्स्क शहर की स्थिति इसे सामरिक तौर पर काफ़ी अहम बना देती है। ये इलाका रसद की आपूर्ति के लिए सेंटर पॉइंट का काम करता रहा है।
ऐसे में अगर ये शहर रूसी आर्मी के कब्जे में आ गया तो एक बड़ा किला फतेह हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए। लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिश के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। इस शहर और आसपास के बड़े इलाके में रूस समर्थक लोग रहते हैं, यानी रूसी सपोर्टर्स यहाँ पर बसते हैं, जो खुद को यूक्रेन से अलग मानते रहे। अब पोक्रोव्स्क यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क और रेल केंद्र रहा है। लड़ाई से पहले यहाँ की आबादी लगभग 60,000 रही थी, जो अब घटते हुए 10,000 से कुछ ज़्यादा ही बाकी है। ज़्यादा नहीं, कम हो गई। सोचिए, अब शहर का महत्व इसलिए भी बेहद ज़्यादा है क्योंकि ये आपूर्ति मार्ग की तरह काम करता रहा है, यानी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में ये मदद करता है। ये शहर एक तरह का गढ़ रहा है, जहाँ से बैठकर यूक्रेन की सेना लड़ाई में टूट चुके शहर हैं उन तक ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति करती रही है। शहर यूक्रेन के उस भाग में आता है जिसे डोनेट्स्क कहते हैं। रूस के बॉर्डर पर बसा होने की वजह से इसका रणनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा रहा है। डोनेट्स्क एरिया में रशियन बोलने वालोों का प्रतिशत ज़्यादा है, जो खुद को रूस के करीबी मानते हैं। वो जानते हैं और ये बताते हैं हम सपोर्टर हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेट्स्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है, यानी रशियन लैंग्वेज, रशियन भाषा बोलती है। वे कल्चरली भी, यानी अपने परंपरा के अनुसार भी रूस से जुड़े हुए खुद को पाते हैं। साल 2014 में रूस यूक्रेन संघर्ष के पहले यहाँ के लोग रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की वकालत करते रहे। हालांकि संघर्ष के बाद दोनों देशों की दूरियां बढ़ी। इस दौरान इस पूरे इलाके के लोग रूस से और भी ज्यादा जुड़ने लगे। साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यहाँ कई अलगाववादी गुट हैं जो रूस के पक्ष में आंदोलन चलाए रखते हैं। डोनेट्स्क के अलावा एक और इलाका लुहांस्क भी रूस का समर्थन करने वाला अलगाववादियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि इन इलाकों के सेपरेटिस्ट ने अपने आप को यूक्रेन से अलग करने की भी घोषणा कर दी है। यहाँ एक जनमत संग्रह भी हुआ जिसमें 80% से ज़्यादा आबादी ने अपने अलग रिपब्लिक की बात की है। यूक्रेन समेत इंटरनेशनल मंच ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं रूस ने मौके को लपकते हुए डोनेट्स्क और लुहांस्क को औपचारिक तौर पर यूक्रेन से अलग मान्यता दे दी है। अब यूक्रेन के दौरान ये ज़रूरी है, अब युद्ध के दौरान ये ज़रूरी है कि इलाके को संवेदनशील जो हो चुका है उस पर नज़र जो है वो बनाई जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये खबर जो आपको हम बता रहे हैं, तो रूस की सेना अगर यहाँ कंट्रोल पर आ जाए तो स्थानीय विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है।